नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। जिस चुनावी खबर का इंतजार कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी को था, वो खबर आ गई। सब पूछ रहे थे बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे करेगी, तो इसका जवाब है कुछ याद रहा कुछ भूल गए। मतलब जिन मुद्दों के दम पर नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए, उनमें से कई का कोई जिक्र तक नहीं। इसमें सबसे ऊपर है काला धन। गुड्डू धनोआ ने दिव्या भारती और ऋषि कपूर के लिए जो गाना समीर से 1992 में लिखवाया था, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर एकदम सही बैठ गया है। खुद प्रधानमंत्री इसे पेश करने के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन जब इसके पन्ने खुले तो एक ही बात सबके जहन में थी, क्या करेंगे, कितना करेंगे, कब तक करेंगे, ये सब तो बताएंगे ही, लेकिन पहले देखिए कि मोदी ने इसे पेश करते हुए सबसे बड़ी बात क्या कही। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है, और सुशासन ये हमारा मंत्र है। ये दावा तो ठीक है, लेकिन इस दावे के बरक्स संकल्प पत्र सवाल भी खड़ा कर गया कि 2019 तक बीजेपी क्या क्या करना चाहती थी, और अब दिल उचट गया या कहिए जरूरी नहीं लगता। मसलन काला धन, ये वो मुद्दा था जिस पर बीजेपी 2014 में सत्ता में आई। 2 करोड़ रोजगार 2014 में नौजवानों को खींचने के लिए हर सभा में मोदी ये बात करते थे। स्किल डेवलपमेंट, गरीबों को रोजगार के लायक बनाने के लिए यह वादा बीजेपी का बड़ा वादा था। परमाणु कार्यक्रम, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2014 में मोदी ने इसे मुद्दा बनाया। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद इन संकल्पों को बीजेपी ने याद करना चाहती है और न ही दोहराना चाहती है। वादा था 80 लाख करोड़ काला धन 100 दिन में वापस लाने का और हर देशवासी के खाते में 15 लाख जमा कराने का। 15 लाख आना तो दूर, नोटबंदी ने देश की जनता की जेब में और बैंक में जो पैसा जमा था वो भी लूट लिया। तो क्या सच में 5 साल की सत्ता के बाद बीजेपी की प्राथमिकताएं बदल गई हैं? जरा 2014 और 19 के 2 संकल्प पत्रों पर गौर कीजिए। युवा, 2014 में इसका जिक्र 23 बार आया और अब केवल 19 बार। ग्रामीण 31 बार, इस बार जिक्र नहीं है। तरक्की 33 बार, इस बार 14 बार। मोदी, पिछले संकल्प पत्र में इस शब्द का जिक्र नहीं था, इस संकल्प पत्र में 26 बार मोदी का नाम आया है। मैं समझता हूं कि ये जो मैनिफेस्टो जारी किया, इससे तो अच्छा था कि ये माफीनामा जाहिर करते, क्योंकि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। और हमेशा उनका जो मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है, वो तो साइड पे रह जाता है। सिर्फ इनकी जो दुकान चलती है, गिमिक्स और हथकंडों पे चलती है। अब जरा देखिए, पहले कौन से काम बीजेपी डंके की चोट पर करने की बात करती थी और अब कहती है कोशिश करेंगे। वो मुद्दे हैं राम मंदिर, अनुच्छेद 35 से गंगा सफाई। फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार। देश की जनता खारिज करेगी इस बार, और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार। बुलेट ट्रेन छोड़ दिया, स्मार्ट सिटी छोड़ दिया, रोजगार छोड़ दिया, काला धन छोड़ दिया। अब देखिए बीजेपी को याद कौन कौन से मुद्दे रहे। राम मंदिर आधा अधूरा, धारा 370 आधा अधूरा, भ्रष्टाचार पूरा का पूरा, नागरिक कानून पूरा पूरा, गंगा सफाई आधा अधूरा। नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य के हासिल के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन 28 साल बाद का सपना जरूर दिखा दिया कि 2047 में क्या करेंगे। 2047 का जो मजबूत फाउंडेशन है 2019 से 24 में रखना होगा। 2019 के 24 के मजबूत फाउंडेशन के आधार पर ही 2047 आजादी के 100 साल देश और वो हिंदुस्तान के हर नागरिक का सपना बने, एक मास मूवमेंट बने। हमें देश को वहां ले जाना है। वादे इरादे अपनी जगह, लेकिन जब से बीजेपी बनी है तब से ये पहली बार है जब आडवाणी न तो मैनिफेस्टो पेश करने के मंच पर खुद थे और न ही मैनिफेस्टो के पन्ने पर उनकी तस्वीर थी। समय ने उनकी तस्वीर बीजेपी के संकल्प से हमेशा हमेशा के लिए पोंछ दी है।
अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो पर 11 नेताओं की तस्वीर थी। वाजपेयी, आडवाणी, जोशी, राजनाथ, सुषमा, रमन सिंह तक सभी। लेकिन इस बार केवल एक तस्वीर है, नरेंद्र मोदी की। इस बदली हुई तस्वीर के बीच ये सवाल कि कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो में अंतर क्या है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है। जैसा मैंने कहा, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसों में फांसो। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। जो वादा करते हैं कभी निभाते नहीं। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। अब वादे के, दावे के, इरादे के सारे पन्ने खुल चुके हैं। किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, किसकी मंशा में खोट है और किसकी कहां पर चोट है, सब। 2014 में वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, यानी 5 साल में 10 करोड़। उल्टा 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां चली गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। तो जनता किसके वादे पर कितना एतबार करेगी? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने सबको अपनी ओर खींचने के लिए सारे दांव चल दिए हैं। सोचिए, गरीब किस पर भरोसा करेंगे? कांग्रेस कहती है 72,000 सालाना कमाई की गारंटी देते हैं। बीजेपी कहती है एलपीजी सिलेंडर देंगे, पक्का मकान देंगे। किसान किस पर भरोसा करेंगे? कांग्रेस कहती है अलग से किसान बजट बनाएंगे और कर्ज न चुकाने पर गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। बीजेपी कहती है किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख 5 साल तक ब्याज मुक्त और सभी किसानों को साल में 6,000 रुपए देने की गारंटी। छोटे किसानों को 60 साल बाद पेंशन। नौजवान किस पर भरोसा करेंगे? कांग्रेस कहती है साल भर के भीतर 22 लाख सरकारी नौकरी, ग्राम पंचायतों में 10 लाख नौकरी और मनरेगा में 150 दिन काम की गारंटी। बीजेपी रोजगार पर कोई वादा नहीं करती। छात्र किस पर भरोसा करेंगे? कांग्रेस कहती है जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करेंगे। आईआईटी, आईआईएम और डॉक्टरी की पढ़ाई सबकी पहुंच में लाएंगे। बीजेपी कहती है उच्च शिक्षा संस्थानों में सीट बढ़ाएंगे। 2024 तक 200 नए केंद्रीय और नवोदय विद्यालय खोलेंगे। इन्हीं मुद्दों पर देश को अगली सरकार चुननी है। जनता के सामने सबकी प्राथमिकताएं शीशे की तरह साफ है। आज तक ब्यूरो। ये सब तो ठीक है, लेकिन बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। इस बार तो कहा है कि धारा 370 भी खत्म करेंगे और अनुच्छेद 35A भी। लेकिन इस पर जम्मू कश्मीर में जो शुरू हो गया है उसे सोचकर भी दहशत होती है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा दोनों कह रहे हैं कि फिर यह देश टूट जाएगा। 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो जारी करते हुए बीजेपी के नेता राष्ट्रवाद की कस्में खा रहे थे और इसी राष्ट्रवाद की शपथ है जम्मू कश्मीर में धारा 370 का खात्मा। लेकिन बीजेपी की पुरानी दोस्त चेतावनी दे रही है कि इससे देश टूट जाएगा। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर जो है एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, जिसकी हमने एक झलक पुलवामा में देखी। अगर इस किस्म के बयानों से बीजेपी बाज नहीं आती, अगर इस किस्म के जो उनके इंटेंशंस हैं, जो उनके इरादे हैं, उनसे वो बाज नहीं आती, तो जम्मू कश्मीर न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, न सिर्फ मुल्क को, बल्कि पूरे खित्ते को जला के राख कर देगा। तो इसलिए मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। दरअसल 72 साल की व्यवस्था को छेड़ने में बीजेपी अगली सत्ता की चाबी देख रही है, तो कश्मीर की 2 सबसे प्रमुख पार्टियां भारत के बंटवारे का अंदेशा, और ये वो अंदेशा है जिसने जन्म जन्मांतर के दुश्मन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ ला दिया है। फारूक अब्दुल्ला तो एक कदम और आगे गए। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहा किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा हम इससे आजाद हो जाएंगे। करें, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। मैं भी देखता हूं फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 370 और 35A को हटाएंगे। मोदी साहब, अमित शाह साहब, मैं आपको आज हंडवारा की सरजमीन पे चैलेंज करता हूं, नहीं हटा पाओगे आप। इस रियासत के लोग आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। चुनाव
चुनाव आते ही जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसी बयानबाजियां शुरू हुई हैं कि विश्वास ध्वस्त हो गया है। एक जमाना था जब पीएम मोदी कहते थे न गाली से न गोली से कश्मीर समस्या का हल निकलेगा, कश्मीरियों को गले लगाने से। आज तक ब्यूरो। चुनाव की बात चल रही है तो एक बहुत जरूरी खबर, ईवीएम पर बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। अब विधानसभा क्षेत्र में 5 वीवीपैट मशीनों की पर्चियों को ईवीएम से मिलाया जाएगा। 14 में भी भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी किया था। सवाल उठाए ईवीएम पर, तो कहीं न कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। राजनीतिक दलों की ये डिमांड है तो इसको सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना चाहिए। अगर देश की जनता ईवीएम में को देखकर अनकंफर्टेबल है तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है और उस सवाल को एड्रेस करना होगा। ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह कोई नई बात नहीं है। हारने वालों के लिए सबसे आसान बहाना रहा है ईवीएम से छेड़छाड़, चाहे नेता हो या पार्टी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब संदेह के सारे बादल छांट दिए। चुनाव के पहले चरण से ही सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों का पालन करना होगा। कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान 5 गुना बढ़ा दिया है। अब हर विधानसभा क्षेत्र में 5 बूथों की वीवीपैट पर्चियां मिलाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटरों के भरोसे और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बहाल रखने के लिए यह जरूरी है। अगर एक वीवीपैट गिनने में जितना टाइम लगता है 2 घंटे 3 घंटे, तो आप 5 वीवीपैट जो गिन रहे हैं तो वो 5 टीम में बिठा दीजिए एक साथ। एक आदमी एक प्याली चाय 3 मिनट में पीता है तो 100 आदमी कितनी देर में पियेंगे? 3 मिनट में। पैरेलल एक्टिविटी है, उतनी 5 टीमें बिठा दीजिए, 10 टीमें बिठा दीजिए, वो उसी उतनी देर में वो कर देंगी। चुनाव आयोग ने कहा हम इसे तुरंत लागू करेंगे। चुनाव आयोग उच्चतम न्यायालय के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए हर संभव उपाय करेगा। अभी तक एक विधानसभा में एक ईवीएम को वीवीपैट की पर्चियों से मिलाते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से ये कहा कि कम से कम 5 बूथ, हर विधानसभा हलके में 5 बूथ के वीवीपैट का ईवीएम के साथ डाले गए वोट के आंकड़ों के साथ मिलान होना जरूरी है। 21 दलों ने मांग की थी कि 50% यानी कोई 6.25 लाख वीवीपैट मशीनों की पर्चियों को ईवीएम से मिलाने के बाद ही नतीजे घोषित किए जाएं, भले इससे नतीजों में देरी हो। लेकिन चुनाव आयोग ने हर विधानसभा में 5 वीवीपैट के मिलान पर ही कह दिया है कि इससे नतीजों में लगभग 6 दिन की देरी हो सकती है। अब जरा वीवीपैट और ईवीएम के रिश्ते को समझिए। ईवीएम पर बटन दबाते ही वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है। पर्ची पर उम्मीदवार का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह छपा होता है। अगर 7 सेकंड तक आपने वोट में बदलाव नहीं किया तो पर्ची अपने आप बक्से में गिर जाएगी। मतलब अब माना जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईवीएम से छेड़छाड़ के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। चुनाव का मतलब बहुत सारा रुपया। ये बात हमेशा उठती है कि भारत में चुनाव लड़ना काले धन का खेल है। 2 दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे से ये बात और तेजी से उठी है। तो देखिए भोपाल में क्या हुआ है। इन बक्सों में क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन किस्म किस्म की चर्चाओं से चुनाव गर्म हो गया। अंदाजा लगाया जाने लगा कि इसमें नोट हैं या हीरा मोती सोना चांदी है, जमीन मकान दुकान के दस्तावेज हैं, विदेशी बैंक खातों की किताब है या कांग्रेस के कलंदरों के साथ काले रिश्तों का हिसाब है। क्योंकि ये बक्से मैराथन छापेमारी के बाद कमलनाथ के ओवेस्टी प्रवीण कक्कड़ के करीबी अश्विन शर्मा के ठिकानों से निकले थे। भोपाल के प्लेटिनम प्लाजा में पिछले 34 घंटों से चल रही रेड अब लगभग खत्म होने को। ये देखिए सामने कैश वैन में जो पेटियां हैं वो डाली जा रही हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के घर इनकम टैक्स के छापे से भोपाल से दिल्ली तक चुनावी पारा दहकने लगा। अंदाजा इसी से लगाइए कि छापे को सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे सीआरपीएफ के जवानों को मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ नोकझोंक का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश की पुलिस को पीछे हटना पड़ा। छापा शुरू हुआ। दोपहर में नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। समझ में आ गया कि मामला हरे गुलाबी नीले पीले नोटों का है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।